वीडियो सब लोगों ने वॉच अभी नहीं किया। सुबह उसका पार्ट भेजा था, जब उस दिन कट गया था, फोन आ गया था, तो उसका दूसरा पार्ट हमने भेजा था। 10 मिनट या 9 मिनट का वीडियो था वो। ओके, फास्ट आप ज्वाइन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो जाए, इससे फायदा उसका मिले। अगर रिवीजन हो रहा है जो भी कुछ है तो उसका, नहीं तो ठीक है। हाँ बेटा, हेलो। तो आज आपका पेज नंबर 54 पर है, चैप्टर 5 इन हिस्ट्री, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। 15 बिट। हाँ ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बी रेडी, ओपन योर बुक एंड पेंसिल लेकर के आप टिक करते रहिए जो भी है। पेज 54 है। देखिए, व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल। इसके पहले हमने पढ़ा कि कॉज ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्ट, क्या क्या कारण बना। तो उसमें सबसे पहले था पॉलिटिकल कॉज, फिर इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज एंड अदर इमीडिएट कॉज। तो सबसे ज़्यादा उसमें फैक्टर जो बना इमीडिएट काज का, जो तुरंत, चूंकि ज्वलंत जो घटनाएं होती वो ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। उसके बाद फिर पिक्टोरियल वेज में, उसको पिक्चर वेज में उसका डिस्क्रिप्शन किया गया, कहाँ कहाँ पे कैसे। पहले बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, उसके बाद फिर उसकी यूनिट कैवलरी मेरठ में, फिर मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, झांसी, लखनऊ, फिर आरा, यहाँ पे रिवोल्ट फैला। उसके बाद फिर उसका कैसे सुप्रेशन, मतलब दमन किया ब्रिटिश ने, एक एक को करके वो हराते गए और डिफीट करते गए। अंत में पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया। तो अब ये फेल क्यों हुआ, एक बड़े पैमाने पर हुआ था। काफ़ी वर्ग के लोग इसमें, पीजेंट, लैंडलॉर्ड, प्रिंसली स्टेट, सब लोग जुड़े फिर भी। और हमारी संख्या भी ज़्यादा थी, ब्रिटिश से तो ज़्यादा थी, लेकिन हम क्यों नहीं सफल हुए। तो although the revolt was an important event in the history of India, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, एक फर्स्ट टाइम था कि यूनाइट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और लोगों के अंदर कम से कम एक भावना आई कि ऐसे नहीं होगा, हम जो एक एक करके लड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिलता जा रहा है। तो कम से कम लोगों के अंदर एक भावना आई, नेशनलिज्म की, यूनिटी की बात आई, जो कि एक इसका एक हम बेनिफिट मान सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इससे फ़ायदे क्या हुए। तो इसका एक फ़ायदा ये था कि लोगों के अंदर रिनेसेंस आया, पुनर्जागरण कह सकते हैं। इसी के बाद लोग यूनाइट होना, सोचना शुरू किया एक साथ। तो इट फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, लार्जली लोकलाइज करेक्टर। The revolt did not spread to parts of the Indian subcontinent under the direct control of the British, including the Bombay Presidency and Madras Presidency, which remained largely calm. Punjab, large princely states such as Hyderabad, Mysore, and Travancore and Kashmir, and the states of Rajputana also did not participate. क्या रहा? लोकलाई करेक्टर, लोकलाइज मतलब ज़्यादातर लोकल के, बहुत से इसमें लोगों ने भाग नहीं लिया, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उधर कुछ प्रिंसली स्टेट, पंजाब, त्रावणकोर, नवाब और कश्मीर, राजपूताना वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अगर सब एक साथ किए होते तो शायद सफलता मिल जाती हम लोगों को। अगला है वीक लीडरशिप। किसी भी, कोई भी इवेंट है, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक लीडरशिप होना चाहिए मजबूत। और रिवोल्ट, उसका नेतृत्व, अगर कमांडर अच्छा नहीं होगा तो सेना अपने आप ही मतलब पीछे हो जाएगी। तो द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वाज वीक, कमज़ोर था। बहादुर शाह जफर को लोगों ने अपना लीडर चुना, और उस समय वो ओल्ड हो गए थे, वो स्ट्रेंथ में नहीं थे, उनकी ताकत उस तो नहीं थी कि वो सामना कर सके। मोस्ट ऑफ द लीडर वर मोटिवेटेड बाय नैरो पर्सनल गेन।
उस समय भी जो लीडर्स थे ज़्यादातर वो अपने पर्सनल गेन के लिए अपने अपने राज्य को बचाने के लिए थे। आप देखे होंगे कि नवाब जब लखनऊ पर हुआ तो लखनऊ वालों ने, जब झांसी पर हुआ तो एक साथ अगर यही लोग लड़े होते मिल करके तो शायद हार। अगर झांसी पर अटैक हुआ तो सब लोग उस समय बचाव में गए होते, कानपुर अटैक हुआ सब लोग गए होते, तो ये सफलता मिल जाती। तो लोग पर्सनल गेन अपने अपने लाभ के लिए थे उस समय। नो नेशनल लीडर इमर्ज टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं था इस आंदोलन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वय संयोजक उसका। एंड बहादुर शाह से, बेटा गुड मॉर्निंग, जुड़ते रहिए और समझिए। बहादुर शाह सेकंड वाज ओल्ड एंड वाज नॉट इवन इन द कमांड ऑफ द सिपाही इन दिल्ली। बहादुर शाह बूढ़ा हो चुका था उस समय, एज उसकी नियर अबाउट 55-60 थी। 62 के एज में वो जो है रंगून की जेल में डाइड हुआ है। अगला है लैक ऑफ कॉमन आइडियल। देयर वाज अ लैक ऑफ कॉमन आइडियल एमंग द रिवोल्यूशनरीज। हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके बीच में कोई एक समान बात, सबके सही एम नहीं था। हाँ, समान विचार मतलब किस चीज को लेके हम लड़ रहे हैं, पहली बात तो यही फार साइटनेस नहीं थी। लोग त्वरित क्षणिक जो घटनाएं थी उसी का बदला लेने के लिए लोग कर रहे थे। हिंदूज वांटेड टू सेटअप मराठा राज, अंडरलाइन आप करते रहिएगा, और जबकि मुस्लिम चाहते थे मुगल रूल। हिंदू मराठा राज चाहते थे, अगर हम आजाद होते इनसे तो मराठा राज रहेगा, और मुस्लिम चाहते थे मुगल। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू द कॉलोनियल सिस्टम, मोस्ट रिबेल्स वांटेड टू गो बैक टू द पास्ट। और जो रिबेल्स थे ज़्यादातर क्या हो, पास्ट, मतलब जैसे पहले की स्थिति में थे उसी स्थिति में रहना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इमर्जिंग मिडिल क्लास। मध्यम वर्ग का लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, एक तरह से बहुत कम था। इमर्जिंग मिडिल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिबेल, इन फैक्ट दे बिलीव दैट ओनली द ब्रिटिश कुड टेक इंडिया इनटू द मॉडर्न एज। बल्कि वो इस चीज़ पे विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश लोग जो है इंडिया को एक आधुनिक युग में ला रहे हैं। अगला है हमारा ओल्ड एंड आउटडेटेड वेपन्स, ये भी एक मेन कारण था। पुराने हथियार, वही घिसे पिटे तलवार और भाला, यही सब था हमारे पास। आधुनिक गन नहीं था उस समय, ब्रिटिश के समय गन पाउडर, तोप खाने, ये सब आ चुके थे। तो द वेपन्स यूज बाय द रिबेल्स वर आउटडेटेड एंड कुड नॉट compete with the sophisticated modern weapons of the British. Besides, they did not have enough weapon to carry on their battle. उनके पास इतने पर्याप्त मात्रा में भी नहीं थे कि उसको बैटल फील्ड में ले जा सकें। विद द वेल इक्विप्ड ब्रिटिश फोर्सेस, किसके साथ, किसके सामने, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वेल इक्विप्ड थी, ट्रेंड थी वो। अगला है सीक्रेट नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश। इसमें भी सब लोगों ने साथ में, कुछ लोग रॉयल बने रहे, वफादार बने रहे ब्रिटिश के, और इसी चीज़ का फायदा ब्रिटिश वालों ने हमेशा लिया, फूट डालो राज करो। मोस्ट ऑफ द ओल्ड रूलर हु फाट इन द रिवोल्ट हैड बीन डिप्राइव्ड their territories. During the revolt, some of them started negotiation with the British for the restoration of their right. कुछ लोगों ने जो है ब्रिटिश के साथ नेगोशिएशन, मतलब एक तरह से मिल करके उनका हम साथ देंगे, हमारे टेरिटरी को ऐसे ही रहने दीजिएगा, हमसे मत लीजिएगा। तो वही हुआ, बाद में लोगों को फायदा भी हुआ जो उनका साथ दिए। अगला है रिजल्ट। अब ये तो था हमारा कारण, क्यों फेल हुआ, एक क्वेश्चन भी है ये, व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल। तो इसके सब पॉइंट है, पॉइंट वाइज आप लिखेंगे इसका तो लॉन्ग आंसर बन जाएगा आपका। अगर शार्ट पूछा जा रहा है तो कई क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, अभी ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट। तो द रिवोल्ट प्रोड्यूस फार रीचिंग रिजल्ट। त्वरित तो रिजल्ट नहीं मिला, हम गुलाम ही रहे, दमन हुआ। म्यूटनी ऑफ सिपॉय, जिसको अंग्रेजों ने कहा, हम लोग तो कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, आज़ादी की पहली क्रांति हम मानते हैं, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसको म्यूटनी ऑफ सिपॉय नाम दिया कि सिपॉय
का दमन, सिपाही जो इंडियन सैनिक होते थे उनको सिपाही कहा जाता था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सम चेंज इन दियर ओल्ड पॉलिसीज। तो इसका फार साइटिंग मतलब दूर जो है दूरगामी परिणाम मिला। ब्रिटिश ने चेंज अपने पॉलिसी में किया। सम ऑफ दीज आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। यहाँ पे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। एनालिसिंग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ऑन 1 नवंबर 1858 द प्रोक्लेमेशन वाज रीड आउट एट पब्लिक गैदरिंग थ्रू आउट इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश से बन के आया था उसको पढ़ा गया यहाँ। हियर इज एन कंटेम्प्रेरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेरेमनी एट कलकत्ता देन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो कि उस समय क्या थी, इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, कैपिटल। 1911 में जाकर के दिल्ली बना है कैपिटल पुनः। The assumption of the reign of government in India by her most gracious majesty Queen Victoria। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो समाप्त हो गया और डायरेक्ट इंडिया जो है अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, रानी एलिजाबेथ विक्टोरिया के हाथ में गवर्नेंस आ गया। कलकत्ता विद ऑल फिटिंग पॉम विद ग्रेट एंथोसियम मतलब उत्साह के साथ, both on the parts of native and European from all quarters there poured into the city such as concourse of people as had never before been witnessed there। मतलब इस तरह से वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया कि जैसे कभी उसका विटनेस मतलब कभी देखा ना हो, गवाह ना हो। The streets surrounding it became almost impenetrable from the esplanade to Tank Square. The entire space was alive with a surging crowd. Proclamation was read according to program at 4 p.m. तो वहाँ पे जैसे निर्धारित किया गया था 4 बजे जो है शाम को वो प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया जो वहाँ पे विक्टोरिया क्वीन के द्वारा जो था। What does this description suggest about the response of the people of Bengal to the transfer of power from EEIC to the British Crown? क्या था कि EEIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो है ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो वहाँ के राजतंत्र था उसके हाथ में पावर हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पहला गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ये आया। न्यू एक्ट वाज पास्ड इन 1858 एंड पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। दिस वाज टू एंश्योर बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट अफेयर। इसलिए हुआ कि ये जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा पब्लिक अफेयर के लिए। अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब गवर्नर जनरल ना हो करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को देखने के लिए वहाँ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको हम कह सकते हैं सचिव, वाज अपॉइंटेड। He was made responsible for all matter related to the government of India। भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, उत्तरदायित्व था। was to be assisted by an advisory council of, और जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया, सलाह समिति। दिस काउंसिल वाज कॉल्ड द इंडियन काउंसिल, और इसी का नाम था इंडियन काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस बाय वायसराय, तो जो गवर्नर जनरल बनते थे अब उसका नाम हो गया वायसराय। और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, जो कि वहाँ की प्रिंस जो क्वीन थी रानी विक्टोरिया, उनका एक समझ लीजिए व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में। लॉर्ड कैनिंग, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक तरह से हम कह सकते हैं, EEIC नहीं। और लास्ट कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि बंटवारे के समय थे। The respect, dignity and honor of the native princes were acknowledged. The ruling chief had their territorial right restored। क्या दिया गया? जो प्रिंसली स्टेट थे, जो प्रिंस लोग थे, रूलिंग
चीफ सरदार थे उनके या राजा थे, उनको उनके टेरिटोरियल राइट को पुनः दे दिया गया, एक तरह से तुम है आपको। दे कुड पास ऑन दियर प्रॉपर्टी एंड टाइटल टू दियर सक्सेसर, जो उस समय रोक दिया गया था रिवोल्ट के पहले कि अब कोई टाइटल नहीं धारण कर सकता है, और इस तरह से पुनः वापस लाया गया कि वे अपनी प्रॉपर्टी और अपने टाइटल को अपने उत्तराधिकारियों को सौंप सकते हैं, इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन, यहाँ तक कि एडॉप्टेड सन जो दत्तक पुत्र। इसीलिए तो लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी के तहत किया था और रिवोल्ट हुआ, अगर यही सब नहीं हुआ तो रिवोल्ट नहीं होता। द इंडियन चीफ हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश क्वीन, और इंडियन चीफ जैसे रिवोल्ट के समय सभी लोगों ने मुगल एम्परर बहादुर शाह को अपना रूलर माना अपना, और इस समय जो है ब्रिटिश क्वीन को एज दियर सॉवरेन पैरामाउंट हेड के रूप में या अपना शासक जो है ब्रिटिश क्वीन को माने। द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 में 1861 में बन के आया इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। दिस एक्ट वाज पास्ड टू एनकरेज द एंट्री ऑफ मोर इंडियंस इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS जिसको कहते थे, आज हम लोगों के यहाँ IAS है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को भी भागीदारी करने के लिए एक्ट पास किया गया। फॉर दिस एन एनुअल एग्जाम वाज टू बी हेल्ड इन लंदन, और इसका एग्जाम जो होता था लंदन में होता था। अगला है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को पुनर्स्थ किया गया, उसकी रीऑर्गेनाइज किया गया नए ढंग से, उसमें चेंजेस किए गए चूंकि सिपाही म्यूटिनी हुआ था। सबसे पहले हमारे सोल्जर्स ने ही आंदोलन किया था। As the Indian sepoy were responsible for the outbreak of the revolt, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि रिवोल्ट को शुरू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थे? सिपाही मंगल पांडे सबसे पहले। द इंडियन आर्मी वाज नाउ थ्रोली रीऑर्गेनाइज, द नंबर्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वर रिड्यूस, उनकी संख्या कम कर दी गई। एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, उनकी संख्या बढ़ाई गई यूरोपियन की। ऑल इंडियन आर्टिलरी यूनिट वर डिसबैंड, इंडियन आर्टिलरी का मतलब होता है जो तोपखाना गोला बारूद विभाग होता है, उसमें डिसबैंड कर दिया गया भारतीयों को। सुपीरियर पोस्टेड इन द आर्मी एंड द आर्टिलरी वर रिजर्व फॉर द यूरोपियन, उनको डर था कहीं पुनः जो है इस पर हमला ना कर दें और अपने कब्जे में करके दोबारा रिवोल्ट ना कर दें। और इस तरह से मोर सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम द गोरखा, सिख एंड पठान रेजिमेंट, नए भर्ती किया गया गोरखा, सिख और पठान रेजिमेंट में। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। थोड़ा बचा है तो आज समाप्त करके खत्म करेंगे। इट एम्ड एट एसोसिएटिंग मोर इंडियंस इन द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन सो दैट द रूलर, हाँ ठीक है, ये बुक आप ओपन किए रहोगे तो अच्छी बात है, पेज ओपन कर दो, सबको दिखेगा। हाँ, लेकिन आप ध्यान से देखते भी रहिए उस चीज को। रूलर वुड बी अवेयर ऑफ दियर फीलिंग एंड सेंटिमेंट। ओके, तो क्या था इसमें? नंबर 1, द ब्रिटिश बिलीव दैट द मुस्लिम हैड सपोर्टेड द रिवोल्ट। ये क्वेश्चन भी आपका पीछे और आया भी था उसमें कि ब्रिटिश ने इस चीज को बिलीव किया कि मुस्लिम ने रिवोल्ट में सपोर्ट किया, इसलिए उन लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी वाज कन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे उनकी प्रॉपर्टी जो है मतलब अधिग्रहित कर ली गई ब्रिटिश के द्वारा। हाँ, the British realized the importance of tradition and religion in the lives of the Indian.
किस चीज को महसूस किया, इसके महत्व को, कि ट्रेडिशन एंड रिलीजन, वहाँ की जो परंपराएं हैं, जो हमारे कल्चर हैं और जो धर्म है उस पे, देयरफॉर दे डिसाइडेड टू गिव रेस्पेक्ट टू इंडियन ट्रेडिशन, इसलिए उन लोगों ने हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम, हमारी परंपराओं, हमारे बिलीफ को सम्मान देना शुरू किया। अगला है, इन ऑर्डर टू विन द सपोर्ट एंड लॉयल्टी, तो सपोर्ट एंड लॉयल्टी मतलब विश्वास और एक तरह से लोगों का, लैंडलॉर्ड क्लास न्यू पॉलिसी, जमींदार वर्ग के विश्वास को जीतने के लिए उन लोगों ने एक नई नीति बनाई, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दियर राइट ओवर लैंड। तो लैंड, अपनी लैंड के प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों ने कानून बनाया कि जिससे कि लैंडलॉर्ड भी हमारे हमारे पे विश्वास रखें। Thus, we find that a new phase of colonial rule, क्या है कि एक नया रूप जो है colonial rule का शुरू हुआ, नया फेज, नई अवस्था began in India after 1857. Though the British were able to suppress the revolt, यद्यप क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है रिवोल्ट को दमन करने में सफल रहे, इट क्लियरली indicated the might, strength and determination of the Indians. It succeeded in sowing the seed. लेकिन हमने बताया था ना कि इससे एक फायदा क्या हुआ, हेलो, कि succeeded in sowing the seed of Indians nationalism, भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद के बीज को बोने में सफल रहे हो। बातें नहीं बेटा, इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, नई आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, एक इंस्पायरेशन जगाने में कामयाब रहे। इन ट्रू रिस्पेक्ट इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन, और इसीलिए हम इसको एक तरह से सही मायने में फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता आज़ादी के लिए पहला युद्ध मानते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ, इसको हम पढ़ लेते हैं। रीजनल फोकस अवध पर, लखनऊ, द नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह। उधर हमने आपको चैप्टर में पहले बताया था सुजाउद्दौला, जब प्लासी बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अलायंस हुआ सुजाउद्दौला और मुगल शाह आलम और ब्रिटिश के बीच में। उस समय था फारूक सियार और ये जो है मीर कासिम का नवाब। ग्राउंड ऑफ द बिग गवर्नेंस बाय लॉर्ड डलहौजी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, आइडेंटिफाइड फॉरेन रूल या फिरंगी राज उसको हम कह सकते हैं, विद द ब्रेक डाउन ऑफ थिंग्स दे वैल्यूड रेस्पेक्टेड डियर, बातें नहीं। Thus the revolt became an expression of popular resistance. क्या हुआ? एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, विरोध जिसको हम कह सकते हैं, टू एन एलियन ऑर्डर, द एनेक्सेशन ऑफ आवर डिस्प्लेस नॉट ओनली द नवाब, केवल नवाब को ही नहीं हटाया गया बल्कि वहाँ के उसके अंदर में तालुकदार आबदारीन, द तालुकदार हैड कंट्रोल लैंड एंड पावर इन द कंट्री साइड फॉर मेनी जनरेशन, कई पीढ़ियों तक उनके जो है ज़मीनों पर उनका अधिकार रहा, ग्रामीण एरियाओं में वो ले लिया गया उनसे। बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश दे मेंटेन आर्म रिटेनर्स बिल्ट फोर्ड एंड एंजॉय, ब्रिटिश के आने से पहले मतलब लखनऊ में ब्रिटिश राज होने से पहले वो अपना सैनिक रखते थे, अपनी किलेबंदी करते थे और अपनी ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। इमीडिएटली आफ्टर द एनेक्सेशन, कब्जा के बाद, दीज तालुकदार वर डिसआर्म्ड, सैन्य उनसे ले ली गया, दियर फोर्ट डिस्ट्रॉय, किले को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रेवेन्यू सेटलमेंट और द समरी सेटलमेंट वाज एनफोर्स इन 1856 based on the assumption that the तालुकदार had got their lands by fraud and force, जो तालुकदार हैं वो जो रेवेन्यू पाते थे या फ्रॉड ढंग से जैसे भी उस चीज़ पे उन पे रेवेन्यू मतलब राजस्व टैक्स लगा दिया गया। तालुकदार ऑफ द सदर्न अवध वर द हार्डेस्ट हिट, सदर्न अवध के सदर्न पार्ट्स में जो तालुकदार थे उनके साथ कठोरता के साथ व्यवहार किया गया। सम लास्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेज,
ज़्यादातर उसमें अपने आधे से ज़्यादा राजस्व गाँव को गंवा दिए। द रिमूवल ऑफ तालुकदार डिस्टर्ब द टाइज ऑफ लॉयल्टी एंड पैट्रोनेज दैट हैड बाउंड द पीजेंट टू तालुकदार, मतलब किसानों और तालुकदारों के बीच में जो एक तरह से सहमति थी वो भी टूटी। पीजेंट बिकेम डायरेक्टली एक्सपोज टू ओवरसीजमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इनफ्लेक्सिबल मेथड ऑफ कलेक्शन। इस तरह से पीजेंट जो है डायरेक्ट ब्रिटिश के उसमें हो गए और इनफ्लेक्सिबल, जब चाहा मन चाहा जो है टैक्स लगाते रहते थे वो लोग। इन एरियाज सच एज अवध वेयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग 1857 was intense and long lasting, the fighting was carried out by the तालुकदार and their peasant। किसके द्वारा? तालुकदार और उनके किसानों द्वारा लंबे समय से युद्ध वहां पे चलता रहा। मेनी आर्टिसंस मतलब कामगार लोग एंड सिपाही लॉस्ट दियर जॉब, अपनी नौकरी खो दिए। बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द नवाब, जब नवाब को हटाया गया तो नवाब के लॉयल जितने लोग थे उनको सबको हटा दिया गया। ज्वाइंट फोर्सेस एंड मेड द रिवोल्ट इन द अवध, और इस तरह से ये सब मिल करके अवध के रिवोल्ट में हिस्सेदारी की और मुमताज महल का मदद किया इन लोगों ने। तो यही था इसमें। तो ये चैप्टर आपका पुनः अच्छे ढंग से फिनिश हुआ। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो अच्छे से देखिए। वीडियो भी देखा है हमने, उसको लोग वॉच भी नहीं किए हैं, दूसरा पार्ट भी हमने डाला था। तो आप पूरे पार्ट को अच्छे से समझिए और जितना एक्सरसाइज बेस है इसका साइड आप जो नहीं किए होंगे अभी भी, वैसे सबने कर लिया है, अच्छे से करिएगा, रिवीजन करिएगा। होमवर्क ये आप क्वेश्चन आप रफ कॉपी में कीजिए। ओके, तो समाप्त करते हैं ये। ठीक बेटा? हाँ, बातें समझ में आई कि किसी को अभी भी नहीं आई? कितने लोग जुड़े थे अटेंडेंस दे दीजिएगा। सब जुड़ नहीं रहे क्यों? मतलब वही है ना, बाद में बोलेंगे पढ़ाया नहीं जाता, ये नहीं होता है। और फीस वगैरह जमा करवाइए सब लोग। और इधर पीटीएम भी होने वाला है यूनिट का, मार्क वगैरह चढ़ गया, मार्क अपना चेक कर लीजिए आप लोग, वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, वेबसाइट होमवर्क चेक कर लिया करो। हाँ हाँ।